जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो है इन सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि क्लासेस बहुत बड़ी होने वाली है। और क्लासेस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन देखने वाले हैं। लेखन परंपरा में जो हमारे कवि ग्रंथ आए हैं, इतिहास ग्रंथ, उनके बारे में। इसके साथ साथ आदिकाल के विस्तृत प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ये प्रश्नोत्तरी यूथ से लिया गया है और ये जितने भी इसमें प्रश्न दिखाए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कितने प्रश्न होंगे हमारे, वन लाइनर प्रश्नोत्तरी 560 है। इसमें मैंने यहाँ पे 500 लिखे हुए हैं, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, और कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड भी होंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। जल्दी से बताइएगा और कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कौन कौन से आपके नए प्रश्न लग रहे हैं। तो नए प्रश्न को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, रफली नोट डाउन करना है और इसे याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये इतिहास कौन से इतिहास ग्रंथ के बारे में ये बात की जा रही है। तो आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम दिया है। किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नगरीय प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका शीर्षक से लिखा है। यानी कि किस शीर्षक से लिखा है यहाँ पे बताना है, डॉट 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 दिए हुए हैं। तो किस शीर्षक से लिखा था? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा था। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी अगर क्लीन नहीं है तो आप सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अगला, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है, कौन सा? पृथ्वी कल्प है। आप मुझे ये सर्च करके बताइएगा कि ये पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। ये मैंने पहले ही बताया कि ये यूथ वाला प्रश्नोत्तरी वाला बुक से लिया गया है। तो हो सकता है कि इसमें मिश्र बंधु के द्वारा रचित ग्रंथों के नाम दिए हों और पृथ्वी कल्प जो है इसका ग्रंथ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है क्या? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य में आदि काल को संधि काल और चारण काल नाम दो उपशीर्षक में विभाजित किया है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था किससे? नगरीय प्रचारणी सभा काशी से। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है हमारा कि कालवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निरित हो सकता बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रंथों के आधार पर नामकरण जो है शुक्ल जी ने किया था। तो उन्हीं को जवाब देते हुए ये कहते हैं इसका निर्णय जो है हम इतिहास ग्रंथ के आधार पर नहीं कर सकते हैं कि इसके वजह से हम ये नाम दे रहे हैं, बल्कि उनका क्या जो प्रेरणादायक वस्तु है उसके आधार पर कर सकते हैं। तो ये शुक्ल जी को बोल रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि शुक्ल के मतों को जो बहुत अच्छी तरह से जो खंडन किया है वो हमारे एचपीडी जी ने किए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किए। और बहुत सारे इसने भी किए, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ये आप मेरा अगर कथन वाला अगर देखे होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें स्पष्ट समझ में आ रही होंगी, या फिर आपने ऑथेंटिक बुक पढ़ा है तो वो चीज़ें भी आपके वहाँ से क्लियर होंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, किसमें? तो शिव सिंह सरोज में। किसकी रचना है ये? शिव सिंह सेंगर की। कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया गया है, किसमें? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यानी कि मिश्र बंधु का ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। ये ग्रंथ, ये किसने कहा है कथन? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, गिलक्राइस्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला देखेंगे हम, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला देखेंगे, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया, किसने? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम, गार्शा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इतवार द लॉ लिटरेरी एंदुवे हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था, कब? तो 1971 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले यानी कि किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था दोस्तों? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिए गए हैं, कट गए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। काफी अच्छे प्रश्न हैं और सभी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर वाला है ये। मिश्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया है क्या? अलंकृत काल। हिंदी साहित्य का आदि काल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया, किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है किसकी? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। अगला है हमारा, नगरीय प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है क्या? हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, आगे हम देखेंगे सुमेलित वाला है हमारा कि पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आगे देखेंगे हम, हमारा अगला इतिहास ग्रंथ के बारे में ही दिया गया और उनके लेखक के बारे में दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे है, पहला है हमारा तजकिरा ई सुअरा ई, किसका है ये? हिंदी। ये किसका है? मौलवी करीमुद्दीन का है। समय इसका दिया 1848 ईस्वी। भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है? महेश दत्त शुक्ल का है। समय हो जाएगा 1873। हिंदी साहित्य की भूमिका 1840। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1940 से 1952। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हो गया, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, तो कौन से ग्रंथ हैं? तो है राम सतसई और कड़खा रामायण। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न है हमारा, बताइएगा आंसर इसका, कि वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है वो है पदावली। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की ये है पदावली। आगे देखेंगे, बिसलदेव रासो की
नायिका का नाम है क्या? राजमती। मुझे लगता है शायद साइड वाला कट सकता है इसमें से, मैं थोड़ा सा और साइड कर लूँ। आप लोग अपनी तरह से इसे बढ़ा सकते हैं, वीडियो की जूम कर सकते हैं अगर आपको छोटा लगे तो। चरिया पद के रचयिता हैं कौन? सबरपा। फिर है यहाँ पे पंक्ति दी गई है, किसकी पंक्ति है बताना है यहाँ पे। प्यो चित्तौड़ न आवियूं सावन पहली तीज, जोवे बाट विरहनी खिन खिन गावे खीज, संदेशो पिन साहिबा पाछो सिरी ना देह, पंछी घायलिया पिंजरे छूटन रो संदेह। किसकी पंक्ति है? ये रचना किस ग्रंथ से ली गई है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये किसका है? खुमान रासो का है। और खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपत विजयी जी हैं, आप लोग को पता है। आगे है हमारा जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं कौन? भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है बताना है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला देखेंगे कुमारपाल प्रतिबोध, रचना है किसका? सोमप्रभ सूरी जी का। अगला प्रश्न देखेंगे हम, संदेश रासक के लेखक हैं कौन? अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, किससे? बांग्ला से। भल्ला हुआ जू मारिया बहनी हमारा कांतु, लज्जही तू वैसी अहू भई भग्य घरु एतु। पंक्ति किसका है बताना है? हेमचंद का है। किससे लिया गया है? जगनीक से लिया गया है। हेमचंद की पंक्ति है, जगनीक ग्रंथ से ली गई है। अगला देखेंगे हम, साहित्य इतिहास के लेखक जिन्हें आदिकाल को चारण काल कहा है, किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के संबंधित कवि हैं कौन? अमीर खुसरो। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। तो किसका कथन है ये? तो अजय रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है हमारा आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि संबंध है। किससे संबंध है? सिद्ध साहित्य से। सरहपा और लुइपा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो भक्ति काल के अंतर्गत हो सकता है और भी काव्य धाराएं दी गई हो इसमें से पुस्तक में, तो यहाँ पे कौन सा नहीं था? तो वो यहाँ पे दिया गया आंसर में रासो काव्य धारा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का है। अगला प्रश्न है हमारा, जिन साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये भी किसे कह रहे हैं? शुक्ल जी पे बोल रहे हैं, शुक्ल जी पर व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि वो सिद्धनाथ को इसलिए नहीं रखे ना क्योंकि वो धार्मिक थे, तो इस वजह से ये चीज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। जहाँ पे भी आप देखिएगा ना कि शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं, तो वहां पे आप मान के चल सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी 99% जा सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के बारे में है? तो बिसलदेव रासो के बारे में इसे श्रृंगारिक मानते हैं, वीर रस का नहीं मानते हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। देखे ना आगे जो भी कोटेशन देखे थे, इन्हीं कोटेशन के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहां पे कह रहे थे। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जन्म काल के अनुसार कवियों को क्रम लगाना है, तो पहले स्वयंभू आते हैं, फिर लुइपा, पुष्पदंत, फिर हेमचंद।
अमीर खुसरो के बारे में सही कथन है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि में एक थे। चंदन वाला रास किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आसगु कवि का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। कुवलय माला कथा के लेखक हैं कौन? उद्धतन सूरी जी। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है किससे? तो ब्रज यानी सिद्ध से संबंध है। ये हाल मिसकी मकुल तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो अमीर खुसरो जी हैं। निर्भय भीम व्ययोग के लेखक हैं कौन? रामचंद्र सूरी जी। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, कौन सा नाम है वो? पुतलिया। पुतलिपा, पुतलिया नहीं दोस्तों, पुतलिपा है, ये पौ है, ठीक है, पुतलिपा। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया, वो कौन थे जिसने कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? हम लोग तो जान रहे थे कि अमीर खुसरो है, नहीं, पहला किसने प्रयोग किया था? अबू सईद ने। किसने? अबू सईद ने। कलचुरी राजवंश की 7 रानियों के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है कौन सा? राउर बेली। कौन सा ग्रंथ है? राउर बेली। काम भावना और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के सौंदर्य में किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया, कौन है वो? ज्वेंदु जी हैं। वह काव्य धारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया, तो कौन सी काव्य धारा थी वो? सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, प्रश्न है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है कवित्व छंद का। विद्यापति ने अपने ग्रंथ पदावली लिखी है मैथिली भाषा में। पाउम चरियू में वर्णित है राम का। किसका वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है, राम का। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां है खड़ी बोली भाषा में। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी, और पिंगल में क्या हो जाएगा? राजस्थानी के स्थान पर अगर हम ब्रज रख दें, ब्रज भाषा, तो ये हो जाएगा हमारा पिंगल। यहाँ पे डिंगल की बात कर रहे हैं, तो अपभ्रंश के साथ राजस्थानी या राजस्थानी के स्थान पर हम ब्रज रख देंगे तो ये हो जाएगा पिंगल। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं यहाँ पे, तो डिंगल मतलब मैंने सोचा था कि राजस्थान में, मुझे कंफ्यूजन होते थे, तो मैंने ना सोचा कि राजस्थान के लोग जो है ना वो बहुत ही डिंग हाँकते हैं मारो थारो करके। अब इसमें मैं मतलब याद रखने के लिए मैंने ऐसा कहा था, बड़े दबंग लोग होते हैं तो वो लोग डिंगल हैं, दबंग हैं, इसीलिए डिंगल हैं, डिंगल। और जहाँ पे कोमल बात होगी, कोमल बात कहाँ पे? कृष्ण प्रेम ब्रज में, तो जहाँ पे ब्रज हो जाएगा तो वहां पे हो जाएगा हमारा पिंगल। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? पिंगल। तो ये मैंने इसको ऐसे याद रखा, उम्मीद है कि आपका अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कहाँ? एटा। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं कौन? सारंगधर। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। आगे देखते हैं, सिर्फ मैथिली में नहीं की है, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, पाउम चरियू में वर्णित है क्या? राम वर्णन है किसका? राम का। किससे संबंधित है? तो राम कथा से संबंधित है। अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियां है खड़ी बोली भाषा का। डिंगल मैंने ये बता दिया, रिपीट हो गया है। फिर यहाँ पे खुसरो का आ गया है एटा। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं कौन? सारंगधर। विद्यापति ने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शुद्ध प्रयुक्त किया है क्या? शब्द कौन सा प्रयुक्त किया है? तो हिंदवी। हिंदी के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तो इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। कृति लता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश।
बालचंद विजही भाषा, दुह नहीं लगन दुस्जन हासा। पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है और कृतिलता से ली गई है। अमीर खुसरो की रचना नहीं है, पुरुष परीक्षा। हो सकता है अमीर खुसरो की और सारी रचना इसमें दी गई हो, जैसा कि मैंने ये बताया है कि यूथ वाला ऑब्जेक्टिव वाला बुक से, ऑब्जेक्टिव नहीं प्रीवियस ईयर वाला बुक हम कह सकते हैं। तो हो सकता है कि अमीर खुसरो की खाली बारी, दो सुखने, पहेलियां, मुकरियां दी गई हो, उसमें से एक हमारा परीक्षा पुरुष परीक्षा हो, तो पुरुष परीक्षा किसका है? तो ये हमारा विद्यापति जी का है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कौन? रैदास, नानक और कबीर। ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का नाम है क्या? राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में प्रयुक्त नहीं है क्या? संयोगात्मक की ओर झुकाव, क्योंकि आदिकालीन हिंदी में संयोगात्मक की ओर झुकाव नहीं है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, हमारे पंक्ति दी गई है। कमान वान छूटही अपार, लागत लोह इस सारी धार। घमसान धान सब वीर सेत, घन श्रोण बहत अस रकत रेत। उपर्युक्त पंक्ति जो है बताना है कि किनके मध्य युद्ध का वर्णन है। तो पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावत समय के विषय में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तिब्बत में 84 सिद्धों की परंपरा में लुइपा सिद्ध से आरंभ हुआ है। यहाँ पे होगा हमारा लुइपा सिद्ध से आरंभ हुआ है। कहाँ पे? तिब्बत में। आदिकाल के अंतिम चरण में सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला हम देख लेते हैं ग्रंथ और इनके लेखक। गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव का है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती जी का है। अगला, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया क्या? देश भाषा। जन्म की दृष्टि से कवि आ जाएंगे सबसे पहले चंद्रवरदाई, फिर जगनीक, खुसरो और बाद में श्रीधर। ये श्रीधर आदिकाल वाले श्रीधर हैं, आप श्रीधर पाठक पर नहीं चले जाइएगा। ठीक है, वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है कौन सा है? भविष्यत कहा, जो कि लौकिक चरित काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन? गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार हैं कौन? पुष्पदंत। पुष्पदंत बोलिए या पुष्यदंत बोलिए, एक ही पुण्य कवि, पुष्य कवि, सब एक ही को बोला जाता है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं कौन? मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम है क्या? राजमती। अगला फिर से हमारा कथन है, एक पंक्ति है, बताइएगा। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी व्यद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है क्या? गोरखनाथ। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है, तो कौन है? विद्याधर जो है वो रासो ग्रंथकार नहीं होंगे। हो सकता है और भी रासो ग्रंथकार के नाम दिए हों। तो ये सारे अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आए, इसका आप स्किप भी कर सकते हैं। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कांतु, पंक्ति है किसका? हेमचंद का। ठीक है, कि जगनीक से ली गई है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? शुक्ल जी ने। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उनमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। वह रचनाएं जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ,
जम्बू स्वामी चरित, पाउम चरियु और महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा संधा भाषा कहा गया। सिद्धों के बारे में कही जा रही है, सिद्ध साहित्य की भाषा। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है, तो अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस हैं वीर रस और श्रृंगार रस। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को। सरहपा, सरहपाद, सरोज, वज्र सब एक ही का नाम है, ठीक है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया है, किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। आदि काल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कबीर कवि ने किया है। किसने किया है? कबीर कवि ने किया है। कबीरदास के बारे में बोला जा रहा है। अगला हम देखेंगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थिति ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन है किसका? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। नगरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। किसने प्रामाणिक माना है? तो वो है कर्नल टॉड ने। जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली राज। शिलांकित कृति है राउर बेल। किसकी रचना है ये? राउर बेल रोड कवि की। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। पाहुड़ दोहा राम सिंह, राम जी पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, ऐसे मैंने इसको याद रखा था। नेमीनाथ चौ, हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा धनपाल। नेमीनाथ चौपई विनय चंद सूरी का है। अगला देखेंगे, जसहर चरित्र के लेखक हैं कौन? पुष्पदन। दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की है। किसने? देवसेन ने। खंड काव्य है संदेश रासक, अब्दुल रहमान जी का। अलवार संतों की संख्या है कितनी? 12। कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है पाउम चरियु। मैंने अभी कहा था ना पाउम चरियु किस पे है? तो राम जी पे था, तो ये रामचरित पे लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल। डिंगल पिंगल दोनों मिलता है कभी कभी, दोनों ध्यान में रखे, जैसा ऑप्शन हो वैसा चलना है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है कौन सी? बिसलदेव रासो। पंडित सल सत्य बखानी देही बुद्ध वसंत न जानी, पंक्ति किसका है? सरहपाद का है। अगला देखेंगे, वह ग्रंथ जिसमें अल्लाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन है, परमाल रासो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है। किसे? स्वयंभू को। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। गोरी सोबे सोज सेज पे मुख पर डारे केस, पंक्ति है किसकी? अमीर खुसरो की। आगे देखेंगे, आदि काल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की कौन है? अमीर हैं जो खुसरो, अमीर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे किसके? तो ये थे कृति सिंह के। शिव सिंह कृति सिंह दोनों आते हैं, दो राजा थे, कृति सिंह और शिव सिंह। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है कौन? सरहपाद। अल्लाह खंड नाम से प्रसिद्ध है कौन सा ग्रंथ? परमाल रासो जो जगनीक की है। पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे कौन? चंदबर दाई। अगला है हमारा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन से आसहा है। विद्यापति के पद अधिकांश श्रृंगारिक के ही हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो है भक्ति का पद नहीं मिलता है, ज्यादातर पद किसके हैं? श्रृंगारिक के ही हैं, इस वजह से।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन में रिक्त स्थान में मैंने यहाँ बता दिया, ये दोहा या दुहा के बारे में किसका कथन है, ये शुक्ल जी का कथन है, उनकी इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। क्या आपको भी गाथा और प्राकृत भाषा और अपभ्रंश का दोहा से कंफ्यूजन होता है? मैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर किए देती हूँ। पहले यहाँ पे आता है, बात करते हैं हम गाथा या गाहा, तो इसमें आता है गौ वर्ण आता है ना पहले, तो गौ वर्ण आता है, इसीलिए यहाँ पे दोहा होगा। क्या होगा? दोहा। गौ वर्ण पहले आया ना, इसीलिए यहाँ पे छोटा वाला होगा दोहा। दोहा से संबंध किसका है? गौ वर्ण का। ऐसे करके मैंने इसको याद रखा था। फिर यहाँ पे जो है दिया गया है क्या, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृतिक का वो, अच्छा सॉरी, ये बहुत बहुत कंफ्यूजन करता है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर किए देती हूँ। क्षमा। देखिए क्या है यहाँ पे, फिर से मैं एक बार बताऊं। जैसे यहाँ पे कहा है ना कि गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता था, तो ये तो हमें पता है ना कि पहले प्रकृत शब्द आया है हमारा, मतलब प्रकृत भाषा आया है, फिर उसके बाद हमारे अपभ्रंश भाषा आई है। ये तो हमें पता है ना, जब क्रम चलता है तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से जब क्रम चलता है तो हमें तो ये पहले पता है। वर्णमाला में पहले गौ आता है या पहले दो आता है, ये बताइए। तो वर्णमाला में पहले हमारा गौ आता है ना। जब पहले हमारा गौ आता है तो पहली भाषा हमारी कौन सी हो जाएगी? प्राकृत भाषा। बाद में हमारा दो आता है, दो वर्ण जो होता है, तो में दो आता है, और गो वर्ण हमारा क में आता है, तो क वाला पहले हो गया ना। तो हमने ऐसे ही इसको याद रखा था, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था ऊपर। तो दोहा, दो वर्ण बाद में आया, तो इसका संबंध किससे? अपभ्रंश से है। और प्रकृत पहले आता है, तो गौ वर्ण पहले आता है, इसलिए यहाँ पे गाथा या गाहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। गौ वर्ण पहले आया इसलिए प्राकृत, और दो वर्ण बाद में आता है तो बाद वाली भाषा जुड़ेगी अपभ्रंश। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। पृथ्वीराज विजयी नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है कौन? तो कौन है? डॉक्टर बुलर। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है कौन सा? राउरबेल। रोड कवि का है राउरबेल। पहले अब देखते हैं आगे, ग्रंथ है और उनके ग्रंथकार। बिसल देव रासो नरपति नल्ला का है, खालिक बारी खुसरो जी का है, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी जी का है, दोहा कोश सरहपाद का है, यह सरहपा। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग साधना। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन? राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ कथन किसका है? तो ये हमारे खुसरो जी का है। देसिल बैना सब जन मिठा पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुभाषित संग्रह विधा की रचना है क्या? सारंगधर पद्धति। मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो जाने जाते हैं विद्यापति। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में वर्णित हो गई। कथन किसका है? तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। अगला देखेंगे हम कि पृथ्वीराज रासो में समय है, समय यानी कि अध्याय या सर्ग कितना है? 69। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है किस नाम से? पुरानी हिंदी नाम से। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है तो वो क्या है? चित्रावली जो है वो अपभ्रंश की रचना नहीं है। इस प्रश्न में हो सकते हैं अपभ्रंश की रचनाएं का जिक्र किया गया हो, इस वजह से यहाँ पे दिए गए, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगला है हमारा विशुद्ध चरितावली यानी कि जीवन चरित्र के लेखक हैं कौन? माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है कौन है? तो वो है विद्यापति। कृति लता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं खुसरो जी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा है कौन सी? डिंगल और पिंगल मिश्रित।
पुस्तक जल्हन हथ दे चली गज्जन नृपकाज, पंक्ति किसकी है? चंद्रवर दाई जी की है। अगला है ग्रंथ और उनके लेखक। भारतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी जी का, रेवंत गिरी रास है विजय सेन सूरी का, स्थूलीभद्र रास है जिनधर्म सूरी का, चंदनवाला रास है आसगु कवि का, उपदेश रसायन रास है जिनदत्त सूरी जी का। अगला देखेंगे हम, रनमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता हैं कौन? सोमेश्वर। प्राकृत भाषा हिंदी से असहाय है क्या? प्रकृताभास है दोस्तों, अपभ्रंश का संबंध है। हिंदी से असहाय क्या है? प्रकृतभास अपभ्रंश से संबंधित है। गोरा बादल की कथा रचित है, रचयिता कौन है? तो है जटमल द्वारा। नाथों की संख्या मानी जाती है 9, सब सिद्धों में सबसे पुराने थे कौन? तो सरहपा या सरहपाद। खुमान रासों का रचयिता है कौन? दलपत विजयी। विद्यापति की रचनाएं हैं कृतिलता, पदावली और कृतिपता का। बिसलदेव रासों के रचनाकार हैं कौन? नरपति नल्ला। विद्यापति आश्रित कवि थे किसके? शिव सिंह के और कृति सिंह, दोनों मैंने बताया था। पृथ्वीराज अनुरक्त था किस पे? संयोगिता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हो का अर्थ है सूर्य, ठो का अर्थ है चंद्रमा, यानी कि दोनों का योग। सिद्ध साहित्य का संबंध नहीं है किसे? गोपी चंद्र से। राउर बेल गद पद मिश्रित चंपू काव्य है। हिंदी के इतिहासकार जिसके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं गणपति चंद्र गुप्त। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। इन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जा सकता था। कथन है किसका? शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल से संबंधित कवि हैं खुसरो जी, विद्यापति और हेमचंद। अगला प्रश्न है हमारा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं कौन? तो कौन है? सरहपाद या सरहपा। अगला है हमारा, मोरा जवेना नवेलरा भयो गुलाल कैसे गर दीनी कस मोई माल। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो जी का। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है? व्याकरणिक संबंधित ग्रंथ है। रचना काल के अनुसार कवि में पहले सरहपा आएंगे, फिर लुईपा, पुष्पदंत और अहमद मान या फिर इसे अब्दुल रहमान भी कहते हैं। आगे पंक्ति देखेंगे किसकी है, मिलान करना है यहाँ पे। पंडित सल सत्य बखान सरहपा का संबंध है। 12 बरस ले कुकुर जिए जगनीक का। बड़ कौशल तू राधे किसकी पंक्ति है? ये विद्यापति की। जाति ओछा पाती ओछा किसका है? रैदास का है। अगला देखेंगे हम, यंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फूहड़ा काछ का जाति मुख का सती जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक कौन है? लड़बड़ा का मतलब होता है ना लड़खड़ाना। यंद्रिय मतलब इंद्री जो हमारी है ना 5 सेंसेस, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब हो जाएगा? संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, यानी कि इंद्र को कंट्रोल में रखने वाला हो, संयमी हो। ये किसकी है? गोरखनाथ की पंक्ति है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। शुक्ल जी का विचार है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। खुसरो की उपयुक्त पहेली से अभिप्राय है क्या? तो ये कुआं के बारे में कहे जा रहे हैं, पहेली बुझाने के लिए दी गई थी। सखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे कटे अंधेरी रतिया, पंक्ति किसकी है? खुसरो जी की है। अगला प्रश्न देखेंगे हम,
अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदि काल के अंत क्या उनके कुछ पीछे तक पोथियों की चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे ग्रंथ दिया गया है और उनके लेखक दिए गए हैं। प्राकृत प्रकाश वररुचि का, श्रवकाचार्य देवसेन का, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य जी का है। अगला देखेंगे, रासो काव्य जो नरपति नल्ला द्वारा रचित है बिशलदेव रासो नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। ये पूछा गया, हो सकता है कि इसमें और सारी विशेषताओं के बारे में दी गई है जिसे हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के हाथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। तो उपयुक्त पंक्ति कबीर कहना चाहते हैं क्या? इसका अर्थ कहने का तात्पर्य है, लोक और वेद के अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। अगला देखेंगे, सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं कौन? तो वो है सरहपाद या सरहपा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो कृति पताका जो है अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आत्मबोध के रचनाकार हैं गोरखनाथ। माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है क्या? संधा भाषा। रासो काव्य जिनका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा बिशलदेव रासो। अल्लाह खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति किसका है? तो जगनीक का है। अगला पंक्ति है हमारा, देखिए, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदवर भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसे? राजा मुंज को। एक तरफ लेखक है हमारे, दूसरी तरफ उनकी रचना है, बताना है कौन सा होगा। विजय सेंसूरी रेवंत गिरी रास इनकी रचना है। नरपति नल्लाह बिशलदेव रासो इनकी रचना है। शालिभद्र सूरी जी का भारतेश्वर बाहुबली रास आसुगु कवि का चंदन वाला रास है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा, हालात ए कन्हैया ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो जी का है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है इसीलिए। आदिकाल की में प्रधानता रही है किसकी? रासो ग्रंथ की। अभाव क्या चीज का रहा है? राष्ट्रीयता की अभाव रही है। जन चेतना से दूर रहे हैं वो, जन चेतना का भी अभाव है उसमें आदिकाल के अंतर्गत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवांत और यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? तो ये मिलता है कृति लता में। विद्यापति की रचना है जो कृति सिंह के युद्धों के बारे में लिखे गए थे। बिशलदेव रासो गै शैली में प्रयोग किया गया है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक है। बिशलदेव रासो, नरपति नल्ला, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, जगनीक, खुमान रासो, दलपत विजयी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं कौन? धनपाल। विद्यापति के कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार काव्य है बिशलदेव रासो। पुष्पदंत की रचना नहीं है, पाउमचर्यु। सरहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकित कृति है राउर बेल। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो जाने जाते हैं तोतिए हिंद नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, उपदेश रसायन के रचयिता है जिनदत्त सूरी। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। वह कवि जिसको अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का। प्रबंध चिंतामणि के ग्रंथ के लेखक हैं मेरुतुंग। आगम बेन बे पुराणे पंडित मान बहंती
पंक्ति किसकी है? कण्हपा की है। रचनाकार की दृष्टि स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और हेमचंद सबसे लास्ट में आएगा। स्वयंभू आएगा क्योंकि ये स्वयंभू सबसे प्रथम कवि में आते हैं ना, उसके बाद पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और फिर हेमचंद। अगला देखेंगे, एक तरफ कवि है, दूसरा तरफ उनका समय दिया गया है, ऊपर जो हम देखे थे। तो स्वयंभू का समय हो जाता है 8वीं शती, पुष्पदंत 10वीं सदी में आते हैं, अब्दुल रहमान या अहमद मान, इनका दोनों एक ही है, एक ही इंसान का दो नाम है, मतलब दो नाम है। 12वीं शती हेमचंद जो आता है, ये पूर्वार्ध में इसको रख सकते हैं, इसको हम उत्तरार्ध में रख सकते हैं। हालांकि आदिकाल के रचनाओं में, उनके ग्रंथ में या फिर लेखकों के समय में थोड़ा सा अप्रामाणिकता मिलती है, लेकिन एक आगे पीछे करके हम चीज़ों को याद रख सकते हैं बस। अगला है हमारे, अगर आप बच्चन सिंह का बुक देखिएगा ना, तो बच्चन सिंह में तो हमें तो सारे प्रकाशन वर्ष मिलते ही नहीं है। नगेंद्र का बुक से ना मिलेगा, ना आपका शुक्ल के बुक से मिलेगा, तो बच्चन सिंह थोड़ा अलग ही चलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा आदिकाल में जो है ना, थोड़ा सा मतभेद होता है। हमें याद रखना है कि पहले बाद में किसमें कौन कौन आते हैं, इस हिसाब से हम मिला सकते हैं। आगे है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियां, कृष्ण भक्त का रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ऐसे छहो धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। स्वाभाविक रूप से विकास करने वाला बात कौन कहता है? हमारे भक्ति काल हो या भ्रंश काव्य हो या आदिकाल हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। फिर है नाद, कुंडलिनिया से उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। रचयिता और उनके रचनाकार देखेंगे। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का, रणमल छंद जो है श्रीधर जी का है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है रचनाकार। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि। विद्यापति की रचना है क्या? पुरुष परीक्षा। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो ये बहुत सारे हो सकता है इनका अप्रामाणिक मानने वाले में नाम दिया गया हो। जैसे कि अप्रामाणिक मानने वाले ग्रंथों में कौन कौन मानते हैं? तो पहले तो हमारे शुक्ल जी को रख लेंगे, शुक्ल जी हो जाएंगे। फिर उसके बाद है देवी प्रसाद, उसके बाद आता है कविराज श्यामल दास। उम्मीद है ये सब आपको पता होंगे। तो अब हम बात कर लेंगे कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रामाणिक मानने वालों में है। प्रामाणिक मानने वालों में है श्याम सुंदर दास जी आ जाते हैं, हमारे मिश्र बंधु जी आ जाते हैं, कर्नल टॉड जी आ जाते हैं, ऊपर भी हमने देखा था, और हमारे यही आ जाते हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। आगे हम देखेंगे यहाँ पे राउर बेल रोड़ा कवि का है, खुमान रासो दलपत विजयी, चंदन बालारास आसगू कवि का है, योग चरिया डोम्भिपा का ग्रंथ है। आगे देखेंगे हम अवहट भाषा की रचना है कौन सी? कृतिलता। कृति सिंह पे लिखी गई है। किसका है ये? हमारे क्या है कृतिलता के लेखक का नाम? मैं जस्ट स्किप कर गई अभी, विद्यापति। हाँ, आदिकाल में अब्दुल रहमान कवि ने अवहट भाषा में रचना की है। वीर गाथा काल नाम से भी जाना जाता है किसे? आदिकाल को। वर्षा ऋतु में गाया जाता है क्या? तो अल्लाह गाया जाता है वर्षा ऋतु में। अगला देखेंगे हम प्रश्न फिर। खुमान रासो के रचयिता है दलपत विजय, परमाल रासो जगनीक, बिशलदेव रासो नरपति नल्ला, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। वे रचनाएं जिनकी भाषा संधा भाषा है वो कौन सी है? तो बौद्ध साहित्य की भाषा जो है संधा भाषा है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध और सिद्ध साहित्य दोनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा का काव्य है। चरिया गीत जो है वो संधा भाषा का है। कृतिलता अवहट का है, और खुसरो की पहेलियां हिंदवी का है। अगला देखेंगे हम 12 बरसले कुकुर जी और 13 ले दिए सियार, परमाल रासो जगनीक का है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग डिंगल भाषा का है।
शब्दानुशासन ग्रंथ हेमचंद का है। खालिक बारी खुसरो जी का है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। बिसलदेव रासो का ग्रंथ है। बिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं नरपति नल्ला। खुमान रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं दलपत विजयी। विजयपाल रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं नल्लाह सिंह। परमाल रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं जगनीक। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदबर दाई। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये शुक्ल बाबा ने मानी है। अगला देखेंगे हम, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम देना है। तो ये हमारा दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा संदेह होता है, बाकी देख लीजिएगा। पाउम चरियू के रचनाकार हैं कौन? तो स्वयंभू जी। ज्योतिश्वर ठाकुर का ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट का ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नल्लाह का ग्रंथ है बिशलदेव रासो। रोड़ा का ग्रंथ है राउरबेल। 10वीं शती के कवि हैं कौन? पुष्पदंत। दोहा कोश के रचनाकार हैं कौन? सरहपा या फिर सरहपाद। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, स्वयंभू, पाउम चरियू, पुष्पदंत का ग्रंथ है महापुराण। अब्दुल रहमान ही दिया। अच्छा, अब अहमद मान होना चाहिए, ठीक है। संदेश रासक सबरपा चरियापद। रोड़ा कवि का है राउरबेल। आगे देखेंगे, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है नग्न कुमार चरित। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। अगला देखेंगे हम, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी जी का है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। कुमारपाल चरित हेमचंद का है और हमीर रासो सारंगधर का है। सरहपा का संबंध है किससे? सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। परमात्मा प्रकाश के रचयिता हैं जोइंदू या योगिंद्र। सबरस के रचनाकार हैं मुल्लाह वजी। हठ योग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पर। कुबलिय माला कथा के रचनाकार हैं उद्धतन सूरी। अहमद मान की रचना है संदेश रासक। अब्दुल रहमान या अहमद मान मैंने बताया था। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है कौन? हेमचंद, ठीक है। आगे देखेंगे हम, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था क्या? ज्ञान। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का। फिर अगला है यहाँ पे, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। गोरख, हो सकता है इसमें और भी सारे कवि के बारे में दिया हो। गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक हैं कौन? पीताम्बर दत्त बड़थुआल। वह ग्रंथ जिसमें चंदबर दाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, तो कौन सा ग्रंथ है? तो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह ने से छप्पयों का राजा कहा है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं। ऊपर वाला जो कथन देखे थे ना स्टार्टिंग टाइम में, हम बता रहे थे ये चीज कि शुक्ल जी के कथन को तोड़े हैं, उनकी मान्यताओं को, उन्हीं वही कथन को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा के दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं कौन? सरहपा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं कौन? मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। रासो ग्रंथ का दूसरा नाम है क्या? चारण साहित्य। आदिकाल में सिद्ध सामंत युग, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है क्या? सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रस है कौन सा? वीर रस। अगला है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि है स्वयंभू। हिंदी साहित्य की प्रारंभिक काल वीर गाथा काल नाम दिया है शुक्ल जी ने। चंदबर दाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज रासो के। चंदबर दाई कवि पृथ्वीराज रासो, चंदबर दाई, अच्छा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? चंदबर दाई की। होता है ना, पढ़ते पढ़ते दिमाग थोड़ा सा लगता है ना कि दिख ही नहीं रहा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का से अभिप्राय है क्या? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री का संसर्ग। इसी के कारण क्या हुआ था? नाथ साहित्य निकला था सिद्ध से। अल्लाह उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन हुआ है किसमें? परमाल रासो में। नाथ पंथ के प्रणेता हैं कौन? गोरखनाथ। खेन खन
नयन कौन अनुसराई पंक्ति किसकी है? विद्यापति का है। अगला देखेंगे हम, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। किसका भवभूति लगाएंगे? पुष्प का, पुष्पदंत। हिंदी गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है, राउरबेल। आदिकाल का कवि नहीं है, नाभादास भक्ति काल का है। आदिकाल की रचना है विद्यापति की पदावली। आदिकाल की भाषा है डिंगल और पिंगल। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्धड़ी। राजमती से रूठकर बिसलदेव गया था कहाँ? उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा गया है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, तो पाउमचरियो में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड का को ग्रियर्सन ने नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है। अल्लाह और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक कथा के रूप में रचने वाले हैं कौन? जगनीक। पंच पांडव चरितरा शालिभद्र सूरी जी का है। भविष्यत कहा धनपाल जी का है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास खुसरो ने किया है। 1050 से 1375 की कालावधि हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल किसने माना है? शुक्ल ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था। किसमें? आदिकाल के अंतर्गत। जन जीवन से हट गए थे ना वो लोग, राजा के बारे में सिर्फ लिख रहे थे। सिद्धों की का प्रथम कवि है कौन? सरहपा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम वंशीधर की रचना है। गुरु गोरख को हिंदी के पुरानी हिंदी के कवि विशेष के रूप में स्वीकार किया गया है। किसे? गोरखनाथ को। अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। रासो ग्रंथ लिखे गए डिंगल पिंगल भाषा में। वीर गाथा के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद रचित है मैथिली भाषा में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है कौन सा? भारतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारू रदुआ। किसकी रचना है? ढोला मारू रदुआ। उम्मीद है आपको पता होगा। गोरखनाथ के गुरु का नाम है कौन? मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है किसने? पतंजलि कवि ने। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। अल्लाह खंड का वास्तविक स्रोत है कौन सा? परमाल रासो। अगला पंक्ति है हमारा, महुवर बुझई कुसुम रस कब कलासु छहिलई। पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने ये कहा है? अमीर खुसरो जी ने। आगे हम देखते हैं, अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं कौन? तो वो हैं स्वयंभू। उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी जी का है। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है, देवसेन जो है सम्मिलित नहीं है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं कौन? धर्मसूरी। विशलदेव रासो अंगी रस है क्या? श्रृंगार। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले लिखा है किसने? नेमिनाथ चौपई में। श्रवकाचार देवसेन की रचना है। गोरख बानी ग्रंथ का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। अगला है हमारा, एक थाल मोती से भरा उस सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। किसकी पंक्ति है? खुसरो की पंक्ति है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये एक थाल मोती से भरा आकाश के बारे में कहा जा रहा है। ये पहली का अर्थ हुआ। स्वयंभूकृत पाउमचरियु कथा संबंधित है राम कथा से। ढोला मारू रदुआ की लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है। राजस्थान की जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस पे पड़ा है? विद्यापति पे। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग किया है डिंगल शैली का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। चंदबर दाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों में वे साहित्यिक रचनाएं आते हैं जो हैं क्या? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। कौन सी भाषा? तत्कालीन लोक भाषा। सिद्ध कवि सरहपा की
रचना का नाम है दोहा कोश। कंटिन्यू, आज मुझे लगता है क्लासेस मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया है ना, इसीलिए। वह कवि जो मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। विद्यापति की रचना नहीं है गीत गोविंद। किसकी रचना है? जयदेव की। कृति लता की भाषा है क्या? अवहट। आगे हम देखेंगे, फिर आगे है हमारा घोर अंधेरे चंदमणि जिमी उज्जऊ करई पंक्ति। महासुख का अर्थ इसमें से बताना है। यहाँ पे जो आया है, महासुख का अर्थ होता है, महासुख का अर्थ होता है महासुख का तत्सम रूप है। महासुख जो है वो महासुख का महासुख तत्सम रूप है, ऐसा बताया जा रहा है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख दशा संभव है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। किसे? विद्यापति को। राउर बेल का विषय है क्या? इसके रचयिता रोड़ कवि हैं। ये एक शिलांकित कृति है, गद पद मिश्रित चंपू काव्य है। आगे देखेंगे हम। शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है किसे? पुष्यदंत, पुष्य या फिर पुंड को। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, राहुल संकृत्यायन ने सरहपा या सरहपाद को। एक ही नाम है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को। अगला देखेंगे हम। श्रवकाचार ग्रंथ के रचनाकार है देवसेन, नेमिनाथ राज, सुमति गनी, भारतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिराज, विजयसेन सूरी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमा मानवित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहा है? गोरखनाथ के विषय में कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटे संस्करण, यानी कि जिसमें 1300 छंद संस्करण को मूल रासो मानते हैं। तो कौन मानते हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। बिसलदेव रासो के संपादक करता है माता प्रसाद गुप्त और अंगरचंद आहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो की विशेषता है उनकी पहेली, मुकरियां, दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनके रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। आगे देखेंगे प्रश्न। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए, पदावली। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। ये कथन किसका है? राहुल संकृत्यायन का। यह पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही वह कृति जिसके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो किस कृति के संबंध में है? तो कृति लता के संबंध में है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है हमारा। दोहा चौपाई का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी सरहपा के संबंध में कह रहे हैं। आसगु कवि की रचना है चंदनवाला राज, जिनधर्म सूरी का स्थूलीभद्र राज, विजयसेन सूरी का रेवंत गिरिराज, दामोदर कवि उक्ति व्यक्ति व्याकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है मोतीलाल मेनारिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दे हिंदुस्तान। किसने करवाया था? किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया था इसका। इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है 1050 से 1375 आदिकाल हो जाता है हमारा। 1050 से 1375
रीतिकाल पूछा है तो 1700 से 1900। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। इतिहास लेखन जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण आधार है युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है कौन सी? तो विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं कौन? रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं कौन? ग्रियर्सन जी। अगला हम देखेंगे प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी से हुआ है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुस्तक नहीं है क्या? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये किसका है? हो सकता है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुस्तक का नाम दिया हो। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भूमिका, तो ये है किसका है? ये राम कुमार वर्मा जी का। राम कुमार वर्मा जी का। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं कौन? तो राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा, तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंदुबे एंदुस्तानी। आगे देखेंगे। हाँ, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। किसने? तो ये गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है। तो कौन सा? रीतिकाल जो है नामकरण गलत है ऐतिहासिक दृष्टि से। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति का अनुसरण उनका नामकरण किया है, तो प्रवृत्ति से किया है तो रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत नहीं है। ये लगता है इसका कट गया, से हटा दीजिए, दूसरा देखते हैं हम यहाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 1050 से 1350 विक्रम संवत। इतवार द लॉ लिटरेचर एंदुबे एंदुस्तानी का भाषा है फ्रेंच। हिंदी साहित्य का आरंभ 993 से मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा, रामचंद्र शुक्ल। वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम ग्रंथ तो है इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंदुबे एंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है, तो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य सुगे ऊपर वाला चीजें यहाँ पे रिपीट हो गई है, ठीक है। अगला है हमारा वह लेखक। अगला प्रश्न है वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के लेखन का आधार या स्रोत नहीं है रचनाओं की मौखिक उल्लेख। सच में मौखिक है तो क्या उनका स्रोत होगा? लिखित होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का ये समय मैंने देख लिया, ये सब रिपीट है। अगला यहाँ पे देखें फ्रेंच भाषा में हो गया। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल शंकरत्यायन ने। आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है यहाँ पे ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है।
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल को आदि काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी रचना है किसकी? नंदुलारे वाजपेयी का। हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया है? तो श्याम सुंदर दास ने किया है, संपादित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका पता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला देखते हैं यहाँ पे और कितना बचा है, थोड़ा सा देख लें। अभी चलेगा ये। मुझे लगता है इसे 2 क्लास में करना होगा क्योंकि मैं ही थक गई हूँ। आगे देख लेते हैं थोड़ा देर और। कविता कौमुदी के संग्रह करता है कौन? राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है कौन? तो केशव बिहारी नहीं है, बल्कि कौन कौन है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी है, ना कि केशव बिहारी है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है कौन? गोरखनाथ। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं जलपान कर लूँ, मुझे पानी प्यास लग गया है। अगला है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ तो किसने की है? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था। शिव सिंह सरोज का समय 1833। वह रचना 1833 है इसका समय। इसका आप देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है 1888 है कि शायद 1833 है, इसमें मुझे डाउट लग रहा है ना। मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आपको पता है तो आप इसे लिखिएगा। मुझे तो 1888 लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे भी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था, तो वो कौन थे? तो ये हैं प्रेमचंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है किसने? तो गुलेरी जी ने कहा है। जैसे पुराना चावल बड़े आदमी के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में कहा गया है। शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय मैंने बता दिया पहले ही। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य ये तो देख लिए, शिव सिंह सरोज। अगला है हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। आगे हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कालक्रम है, यहाँ पे दिया गया है। मिश्र बंधु, जैसे जैसे इतिहास ग्रंथ लिखा है ना, तो वैसे वैसे आप इसको रख सकते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ कृति है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगला ग्रंथ है, उनके ग्रंथकार हैं इतिहास ग्रंथ। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा इतिहास हिंदी साहित्य का, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। वह लेखक जिसने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो वो है ग्रियर्सन। सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये ग्रियर्सन साहब ने किया था।
वह रचना जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। शुक्ल जी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, समय 1929। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा, किसने? विश्वनाथ मिश्र ने। इसका हिंदी साहित्य इतिहास का समय तो देख लिया शुक्ल जी का, 1929। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया है? तो ऊपर देखे थे ना, ग्रियर्सन जी हैं यहाँ पे, ग्रियर्सन। थोड़ा सा मैं पेन टैबलेट पे लिखने सीख जाऊँ ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, लेकिन इसमें तो और भी अच्छी दिखती, क्या बताऊँ मैं, क्षमा याचना। हिंदी नवरत्न के रचनाकार हैं 1900, रचना काल है 1910। मिश्र बंधुओं में नहीं है, तो ये देख लिए थे, नहीं है कृष्ण। आधुनिक काल को गध काल नाम दिया है, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ये मैंने देख लिया ऊपर ही। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु विनोद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास सौंदर्य में यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया, किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375 से 1700। 1050 से 1375 किसका है? आदिकाल। भक्ति काल का हो जाएगा 1375, 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक आधुनिक काल। पुरानी हिंदी ग्रंथ है किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, ये देख लिए। सुमन राजे का है आधा इतिहास। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गध काल अन्य नाम से अभिहित किया है। मिश्र बंधु विनोद चौथा भाग निकला था 1934 में। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है इतवार द लॉ लिटरेचर ऑफ एंदवे हिंदुस्तानी। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है सरहपाद। हिंदी साहित्य के सौंदर्य में गारसा दत्तासी का उल्लेख किया है इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी से हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन? मिश्र बंधु। आगे देखते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है आदिकाल को वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु जी ने प्रारंभिक काल। अगर ये पूरी क्लासेस आप देख लेते हैं ना, ये रिपीट जितने हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा कॉपी पेस्ट रिपीट हुआ है, बल्कि ये अलग अलग एग्जाम्स में ये सारे इतनी बारी पूछे गए हैं प्रश्न, वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूथ वाला पुस्तक में प्रीवियस ईयर में बिल्कुल हमारे पेपर को रखा जाता है, जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लासेस। बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसको सुनने से, कान में अगर लगाकर आप सुनते चले ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में याद हो जाएंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, संवत 925 से 950 विक्रम संवत तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का है शुक्ल ने। आदि काल को प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा देखिएगा यहाँ पे हिंदी भाषा का बात कर रहा है, तो शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। पुरानी हिंदी का नाम, ये सारे हम कर लिए हैं, ऊपर भी हमारे प्रश्न आए हुए थे। अंतिम अवस्था भाषा का ये भी हो गया हमारा। आगे देखते हैं।
प्रेमचंद ये भी देख रहे, प्रकरण वाला ये भी हो गया है हमारा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु ये भी हो गया है, ये भी हो गया है हमारा। आगे चलें हम। यहाँ से देख लेते हैं। ये तो देख लिए थे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गध काल अन्य नाम से अभिहित किया, ये भी देख ही लिया था। मिश्र बंधु ने चौथा ये भी देख ही लिया है, देख ही लिया है इसमें सारा कुछ। आधुनिक साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है सरहपाद, ये भी देख लिया है गारसा दतासी का इतिहास ग्रंथकार के रूप में। हाँ तो ये में हो ही गया है सारा। ये हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो ये हमने टोटल आदिकाल और उनके लेखन से लेकर प्रश्नोत्तरी किए हैं सारे हमारे, जो बोल सकते हैं हम ये सारे हमारे PYQ हैं। ये हमारे जो है ना, इसको हम PYQ ही कह सकते हैं। सारे अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। उम्मीद है अगर आपने ये क्लासेस को 2 से 3 बार कर लिया ना तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप क्लासेस को करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने ड्यूटी काम को करते हुए इसका समय निकालती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ सीखूं। मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ सीखूं, आप लोगों से कुछ जानूं। तो मुझे हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे से साथियों को जय श्री श्याम। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।